हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, क्लास 11 पे, याद होगा आपको। 3 टॉपिक मैंने डिस्कशन किया था। सबसे पहले मैंने मेटाबॉलिज्म पर बात कही थी। मेटाबॉलिज्म के बाद हमने आपसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी, और फिर उसके बाद जो मैंने डिस्कशन किया वो था सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस की बात कही। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए होम्योस्टैसिस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वहां जाके सब्सक्राइब करें और फिर आगे जाके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। अगर किसी बच्चे को बेल आइकन नहीं दिख रहा है सब्सक्राइब करने के बाद, तो समझिए आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। तो आप पहले जाकर के फिर से अनसब्सक्राइब करें, फिर जाके सब्सक्राइब करें, तो आपको बेल आइकन जरूर दिखेगा। बेल आइकन जरूर दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों से टॉपिक पर, वो है होम्योस्टैसिस। छोटा टॉपिक है। देखिए होम्योस्टैसिस क्या होता है। हम कहते हैं कि हमारा एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन फिर दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक और एनवायरनमेंट है जो शरीर के अंदर जितना भी मैकेनिज्म है उन सारे मैकेनिज्म को वो कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी मैकेनिज्म है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल क्यों ना हो, चाहे वो हार्मोनल एक्टिविटी क्यों ना हो, चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वर्क क्यों ना हो, सभी को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। तो जिस इंटरनल एनवायरनमेंट सिस्टम के द्वारा, हम सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के द्वारा अपने इन्वायरमेंटल सिस्टम को, इंटरनल इन्वायरमेंटल सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसे हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस इज अ मैकेनिज्म by which we maintain our internal environment through self-regulating system is called as homeostasis। तो होम्योस्टैसिस यही है जिससे हमारा पूरे बॉडी का फंक्शन सुचारू रूप से चलता है। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था हम इस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में पहले लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो कैरेक्टर जान के अब हम क्या जानेंगे? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या के बारे में जानेंगे, फिर उसके डाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। देखो बच्चे, लिविंग वर्ल्ड तो आपने देख लिया कि कौन कौन से लिविंग वर्ल्ड है। अब उसमें क्या देखेंगे? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक बात याद होगा कि हम जहां पर हैं उसके आसपास अगर हम अपने नाइबर में देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नजर पड़ता है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते जैसे प्लांट, और कुछ ज्यादातर कर सकते, एनिमल कर सकता है। तो हमने देखा उन सारी चीजों पर मैंने स्टडी करके बताया कि वे जितने भी चीज हम देख रहे हैं अपने आसपास, उन सारे जीवों के अंदर, उन सारे स्पीशीज के अंदर, जाति के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और यही डिफरेंसेस लिविंग वर्ल्ड में क्या शो करता है? डाइवर्सिटी को शो करता है, विविधता को शो कर रहा है कि सभी एक जैसे नहीं है, सभी अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो हमको उसके बारे में जानना तो होगा ना कि अलग अलग कौन है। मैं इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, यानी आपको लिविंग कैरेक्टर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या के बारे में पूरी जानकारी होगी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप जानोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर देखिए। तो इस चैप्टर में आपने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा जाकर के। वहां लिखा हुआ है कि टोटल नोन स्पीशीज। आपने डाइवर्सिटी तो समझ लिया। टोटल नोन स्पीशीज जो हमारे अर्थ पर है, ऑन आवर अर्थ, नोन मैंने नोन, जो अभी जान रहे हैं, जो हमारा एनसीईआरटी डाटा कह रहा है। अब लेटेस्ट रिसर्च जो भी होगा, अपडेट जब एनसीईआरटी होगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। फिलहाल जो है उसके हिसाब से 1.7 से 1.8 मिलियन है। और ये किसका है? स्पीशीज का डाटा है। ये स्पीशीज का डाटा है। 1.7 से 1.8 मिलियन मीन 17 से 18 लाख स्पीशीज है हमारे।
1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो बच्चे 17 से 18 लाख स्पीसीज है। हम स्पीसीज जैसे ह्यूमन हुआ तो ह्यूमन एक ही स्पीसीज है ह्यूमन का, और वो है सेपियंस। हम अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर का एक ही स्पीसीज है टिग्रीस। हम लायन की बात करें तो लायन का एक ही स्पीसीज है लियो। हम अगर आलू की बात करें तो आलू का एक ही स्पीसीज है ट्यूबरोसन। तो ये जितना भी जाति है सब एक ही होता है। हम मैंगो की बात करें, आम तो आप बहुत सारा देखते हैं, गुलाब खास है, मालदा है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी का कलकतिया, बिज्जू, फलाना ढेकाना, बहुत सारा आम देखते हैं मार्केट में जब लॉन्च होता है। तो सभी आम का अलग अलग स्पीसीज होगा? नहीं, सभी का एक ही स्पीसीज है। जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका उसका स्पीसीज हो गया। तो हम उस स्पीसीज की बात कर रहे हैं 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है। आइए अब हम बात करेंगे इन सारे स्पीसीज को हम कैसे जानें। इसके लिए हमें पढ़ना होगा टैक्सोनॉमी। देखते हैं, बड़ा आसान है। टैक्सोनॉमी तो सर ये नया वर्ड कहां से उठा लाया? अरे सब एनसीईआरटी में है और बड़ा आसान टॉपिक है, जब इसको तोड़ने की कोशिश करें। टैक्सो और नोमी दो वर्ड है। अब 20 से लाइन खींचोगे, टैक्सो और नोमी है। तो टैक्सो वर्ड मींस, टैक्सो वर्ड कमिंग फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सीस। टैक्सीस मींस होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और ये जो नोमी वर्ड है कमिंग फ्रॉम नोमोस, ग्रीक वर्ड विच मींस लॉ। तो आपको यहां पर क्लियर कट हो गया कि ये ऐसा नियम है जिसके आधार पर हम जीवों को सिस्टमैटिक सजा सकते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से उसे हम क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। तो उसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब सजाने के लिए कुछ स्टेप की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनिज्म आपके सामने आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं उसे। तो पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना। आप जीवों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसे पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, प्लांट्स है कि एनिमल्स है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि मैक्रो है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, क्या है उसका न्यूट्रिशन, क्या है वो कैसे खाना खाता है, यानी उसके सारे क्रियाकलाप, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेप आपका क्या आएगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब जीवों को हम क्या करेंगे? बांटने की कोशिश करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी अब उसको किस कैटेगरी में रखना है कि वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, कि वो किंगडम मोनेरा में आएगा कि प्रोटिस्टा में आएगा, फंजाई में आएगा, कि वो प्लांटी है कि वो एनिमल है, क्या है? तो क्लासिफिकेशन। तो ये भी स्टेप आपको कैसे करना होगा? तो क्लासिफिकेशन के लिए आप उसके जितने भी आपने ऑब्जर्व किया उसमें कैरेक्टर को, उन सारे कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए तब उसे आप क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जब क्लासिफाई अच्छे हो जाएगा तब उसके बाद लास्ट स्टेप आता है नोमेनक्लेचर, और उसका नाम रखा जाएगा, नामकरण किया जाएगा। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे। नामकरण मतलब उसका नाम, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो घर में नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, जिससे उसे पूरे विश्व में लोग जानते हैं, पूरे देश में, पूरे गांव में, पूरे समाज में, पूरे परिवार में लोग उसको जानता है। जैसे मैं फैसल, तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी मेरे पापा ने मेरा नाम फैसल रखा, तो आज मुझे लोग जान रहा है फैसल के नाम से। अगर वही नाम नहीं होता तो मुझे किस नाम से बुलाते? एक ह्यूमन के नाम से। तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता। तो नेमिंग एक हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक खास पहचान होता है और वो है उसका नाम। अब नाम तो बहुत है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कद्दू। आपने सुना होगा, अक्सर लोग खाते हैं क्योंकि कद्दू मल्टी न्यूट्रिएंट होता है। मल्टी न्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा अगर न्यूट्रिएंट किसी सब्जी में है तो वो कद्दू में है, पंपकिन में है। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो हम कद्दू खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट की संख्या जो होना चाहिए उससे बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आजकल सब केमिकल से तैयार होता है। सब जो कद्दू का बढ़ना 10 दिन में बढ़ना था, 20 दिन में बढ़ना था, वो 2 दिन में तैयार हो गया, 3 दिन में तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की संख्या जो है उसमें कम हो रही है और वही कारण है कि आज हम बीमार कर रहे हैं। हम सही प्रॉपर वे में फूड कंप्लीट बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे। तो
कद्दू को यहाँ कद्दू बोलते हैं। आप थोड़ी दूर चले जाए, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आगे या 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आगे चले जाए, उसका नाम चेंज। पटना में चले, पटना में इसका नाम हो जाता है लौकी। कहीं चले जाइए, इसको लोग घिया बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या, गुजरात में इसका नाम अलग है, तो सब जगह नाम अलग है। फिर कंफ्यूजन तो क्लियर होगा, कंफ्यूजन क्लियर होगा कि हम इसको किस नाम से बुलाएं। तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया, जिसको पूरे विश्व में उस नाम से उसे जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नामकरण एक स्टैंडर्ड नेम जिसके द्वारा पूरे विश्व में जाना जाता है। और उसी स्टैंडर्ड नेम को मेंटेन करने के लिए जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था कैरोलस लीनियस। लीनियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के नामकरण का एक सिस्टम दिया, एक पद्धति दिया। उस पद्धति का नाम है, उस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो 1751 में 1751 ईस्वी में लीनियस के द्वारा प्रोवाइड किया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर जो है वो प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो ICZN से होता है, प्लांट में बात करें तो ICBN से होता है। ओके सर, ये क्या, ये कोड है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो बच्चे आपके दिमाग में ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म, आप वहां से इसको लिख सकते हैं। अब आइए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर हम चर्चा करें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लीनियस दिया वो है क्या, कैसे नामकरण उसका किया जाता है, उसके कौन कौन से रूल नियम है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो आइए बच्चे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर हम लोग बात करें। ये एक सिस्टम है ऑर्गेनिज्म के नेमिंग का, और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कैरोलस लीनियस। कब दिया था? 1751 में, 1751 में। तो कैरोलस लीनियस जब इसको डिस्क्राइब कर रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, तो उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया, उन्होंने कुछ यूनिवर्सल रूल दिए। यूनिवर्सल रूल क्या है? बाय मींस टू, यानी हम जब नामकरण करेंगे, नामकरण की पद्धति में हम दो नाम से लिखेंगे, दो नेम लिखेंगे हर ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको कहा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक जीनस और एक स्पीशीज। तो आइए पहला रूल क्या है यूनिवर्सल? जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो लैटिन ओरिजिन होता है। अगर आप इसको प्रिंटेड करते हैं तो इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे, ठीक है? तो ये लैटिन ओरिजिन है। नेमिंग शुड बी लैटिन इन ओरिजिन। तो ये कैसा होगा? लैटिन ओरिजिन का होगा। और इसको अगर हम इसको लिखते हैं फॉन्ट, तो इटैलिक फॉन्ट होगा एंड इटैलिक फॉन्ट। बच्चे आप सब इटैलिक तो जानते होंगे, कंप्यूटर पर आता है, ऊपर में जब आप टाइप करते हैं तो साइड में एक पोर्शन आता है इटैलिक, जब दबाएंगे तो हल्का तिरछा हो जाता है। अब आइए दूसरा रूल क्या था कि इसमें फर्स्ट नेम को हम लोग कहते हैं जीनस और सेकंड नेम को कहेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जीनस एंड द सेकंड नेम is a specific epithet। epithet और इसी को हम लोग स्पीशीज भी कहते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट, तीसरा रूल क्या है कि अब दोनों को क्या करेंगे, हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर हाथ से लिखते हैं, ठीक है, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। बोथ नेम are separately underlined। बोथ
नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन, अब दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। और चौथा जो है वो ये है फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल and the last letter and the second and the last name and the second name and the first letter of second name should be small। हम एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने मैंगो का नाम लिखा, तो मैंगो में हम लिखेंगे पहले जो लैटिन है मैंगो का जीनस वो है मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा में एम क्या होना चाहिए कैपिटल, और फिर स्पीसीज इसका क्या है इंडिका, तो इंडिका में देखिए आई क्या है स्मॉल, ये हो गया जीनस और ये इंडिका, दोनों को अलग अलग लिख लिया और सेपरेटली क्या किया अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अगर इसी को हम कंप्यूटर पर टाइप करेंगे तो इटैलिक फॉन्ट कर देंगे, टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन वहां करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ अंडरलाइन करना होगा। अब इसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में यहाँ पर लीन लिखा होगा, मैंजीफेरा इंडिका लीन, लीन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब लीनियस ने किया था, इसलिए नाम पड़ा मैंजीफेरा इंडिका लीन। ओके डियर, तो आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था और फिर कल हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो को लेके क्लास 11th के बच्चे। आप पूरी तरह से कॉन्शियस रहे, बुक को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें। धन्यवाद, जय हिंद।